लाख उलझने तेरी राहों में तो क्या, तुझे खुद जलकर तेरे घर को रोशन करना है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई के जरिए भारतीय रेलवे में शानदार पद प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई की बेहतरीन तैयारी कराने के लिए आपका अपना एसएससी मेकर परिवार आपके लिए लेकर आया है टारगेट बैच, जो देता है आपको रेलवे में 100% सिलेक्शन की गारंटी। इस बैच को मुख्य रूप से आरपीएफ के एग्जाम को टारगेट करके ही तैयार किया गया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का टारगेट बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पर। तो जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट बता देंगे कैसे हैं आप सब लोग। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आगामी आपके रेलवे का एग्जाम है, चाहे सब इंस्पेक्टर की बात की जाए, कांस्टेबल की बात की जाए, या फिर एएलपी टेक्नीशियन की बात की जाए, या फिर एसएससी के जो एग्जाम है, चाहे सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, ये जो आपके एग्जाम है, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है, आपने एक चैप्टर का नाम सुना होगा, या आमतौर पे हमने एक नाम सुना है वोटर। जल से संबंधित हमने एक बात सुनी है कि जल से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे फैक्ट आज हम एक ही क्लास में पढ़ लेते हैं। आपने कभी देखा होगा, आपसे पूछता है वो हार्ड वाटर क्या होता है, कभी वो पूछता है कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है, कभी वो हैवी वाटर से संबंधित पूछ लेता है, कभी जल का रासायनिक फॉर्मूला पूछ लेता है, या फिर कभी कभार आपसे जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, आशुद्ध जल होता है, उससे संबंधित बातें पूछ लेता है। तो ये सारे के सारे राज मैं आपको एक ही क्लास में यहां पे आपको बताने वाला हूं। तो जल से संबंधित जितनी भी बातें हैं हम एक ही क्लिप में, एक ही शॉर्ट्स वीडियो के अंदर हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक है वो है वाटर या जल से संबंधित। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए जो यूपी पुलिस की अगर बात की जाए तो उसके लिए हमने एक बेहतरीन सी बुक लॉन्च की है। अगर बात की जाए, ये बुक आपको सिलेक्शन दिलाने में, आपकी तैयारी को और बेहतर करने में, आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने में मदद करेगी। तो इसमें आपको 10 प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर है और 4 जो करंट के पेपर हुए थे, जो अभी आपके कैंसिल कर दिए गए थे, उन पेपरों से संबंधित सारे की सारी एक्सप्लेनेशन के साथ उनका सॉल्यूशन दिया गया है। तो जो भी आपका भाई या बहन उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है तो इस बुक को जरूर परचेज करे और अपनी तैयारी को बेहतर करे भाई। तो क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और जो आज का हमारा टॉपिक है, हेडिंग डाल लेना जल या वोटर। जल या वोटर, हेडिंग डाल लीजिए जल या वोटर। प्यारे बच्चों, जल या वोटर, बहुत आसान सी बात है, समझते हुए चलना है। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए जल या वोटर का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। भाई आपसे पूछा जाएगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। अरे सर ये तो आसान सी बात है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सर रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O होता है। रासायनिक सूत्र की अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों क्या होता है? H2O होता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए कि जल क्या होता है तो याद रखना ये अकार्बनिक यौगिक होता है। अगर जल की बात की जाए ना प्यारे बच्चों, तो ये क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है, आपका अकार्बनिक यौगिक होता है। जल की अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है। अब ध्यान से समझना, अगर जल अकार्बनिक यौगिक है आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जल होता है इसका आणविक भार क्या होता है, मोलिक्यूलर वेट कितना होता है, या अणु भार कितना होता है, तो लिख लीजिए अणु भार कितना होता है। अणु भार निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है प्यारे बच्चों? एटॉमिक मास होता है 1।
और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। अब देखो हाइड्रोजन के 2 हैं तो हाइड्रोजन का जो अणु भार आएगा वो 2 और यहां पे कितना है ऑक्सीजन का 1, तो इसका जो अणु भार है वो कितना है 16। कितना है भाई 16। अगर आपसे पूछा जाए कि जल का अणु भार कितना है तो याद रखना 16 + 2 18 भाई। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या याद रखना है, नेक्स्ट आसान सी बात है, जो वाटर होता है इसकी जो संरचना है प्यारे बच्चों, अगर इसकी संरचना की अगर बात की जाए, इसकी संरचना कैसी संरचना है, कोणीय संरचना है। अगर वाटर की बात की जाए तो इसकी संरचना कैसी है, इसकी संरचना कोणीय है। कैसे है कोणीय भाई, आपको पता है ये ऑक्सीजन है, इसके साथ हाइड्रोजन इस वे से अटैच होते हैं, तो यहां पे जो एंगल बनता है प्यारे बच्चों, तो ये जो कोण बनता है ये कितना बनता है 104.5 डिग्री का एंगल बनता है। आपसे पूछा जाए कि बताइए इसकी संरचना कोणीय है तो इसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 104.5 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या याद रखोगे कि पानी की अगर बात की जाए, वाटर की अगर बात की जाए, तो पानी का अधिकतम घनत्व पानी का अधिकतम घनत्व किस टेम्परेचर पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। भाई पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो किस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। समझ में आई बात? बिल्कुल सर, सारी की सारी बात समझ में आ गई। क्या क्या कि पानी का रासायनिक सूत्र H2 होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है, इसका अणु भार 18 होता है, संरचना इसकी कोणीय होती है और अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस, आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी मैक्सिमम है डेंसिटी होती है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों एक आसान सा पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि जल के प्रकार, जल कितने प्रकार का होता है, ये बात आपसे पूछी जाएगी। तो प्यारे बच्चों आपने नाम सुने होंगे, कुछ ध्यान से समझना। क्या क्या नाम सुने हैं सर? हमने कभी कभार सुना है, एक तो होता है आसूत जल, जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर सुना है नाम? बिल्कुल सुना है सर, आसूत जल का नाम सुना है। एक होता है प्यारे बच्चों कौन सा, एक होता है सॉफ्ट जल, सॉफ्ट वाटर। कौन सा होता है? सॉफ्ट वाटर, जिसको क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों हार्ड वाटर। क्या होता है? हार्ड वाटर होता है, जिसको क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर जल कहते हैं। और एक होता है प्यारे बच्चों हमारे पास हैवी वाटर। क्या होता है? हैवी वाटर होता है। एक हैवी वाटर होता है जिसको क्या कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है। आमतौर पे आपने यही कुछ नाम सुने होंगे, एक तो सॉफ्ट जल के बारे में, एक हार्ड वाटर के बारे में, एक हैवी वाटर के बारे में, और एक है डिस्टिल्ड वाटर के बारे में नाम सुना होगा। तो आसूत जल, मृदु जल, कठोर जल, भारी जल, ये क्या क्या होते हैं आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई? नेक्स्ट सर हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर के बारे में। तो हेडिंग डाल लेना आसूत जल क्या होता है प्यारे बच्चों, आसूत जल क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। याद रखना प्यारे बच्चों ये पानी का या जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। ये क्या होता है? जल का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जल का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है? तो याद रखना जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है आसूत जल। क्या होता है? आसूत जल। इसमें केवल और केवल आपको जल दिखाई देगा भाई, कहने का मतलब इसके अंदर अन्य कोई भी आपको इंप्योरिटी या ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं दिखाई देंगे जो जल के अलावा होंगे। तो ये क्या होता है? पानी का सबसे शुद्धतम रूप होता है। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? तो आसूत जल को किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। इसको किससे प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। चलो सर दोनों की दोनों बात हमें याद रह जाएगी। पहली बात क्या बताई मैंने कि जो आसूत जल होता है प्यारे बच्चों ये आपका पानी का सबसे शुद्धतम रूप है। दूसरी बात क्या बताई कि इसे आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों इस जल का प्रयोग आसूत जल का अगर प्रयोग की बात की जाए या आप लिख लीजिए इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो सर इसका प्रयोग किया जाता है बैटरी में।
कहां पर किया जाता है? बैटरी में। आप बैटरी में जो पानी डालते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, लिखा रहता है उस पर, आपने चेक किया होगा इन्वर्टर बैटरी में, तो इसका प्रयोग करते हैं बैटरी में। दूसरा प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? घाव को धोने में किया जाता है। भाई आपको जो घाव होता है, जब चोट लगती है तो उस घाव को धोने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होती? इंप्योरिटी नहीं होती, अन्य मॉलिक्यूल्स नहीं होते। और तीसरा प्यारे बच्चों, इसको इंजेक्शन में यूज किया जाता है। देखा होगा आपने, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो उस इंजेक्शन को पहले उस इंजेक्शन में आपका एक पाउच सी होती है, उस इंजेक्शन को उस पाउच में डालता है और उसको साफ करता है। तो इंजेक्शन को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इंजेक्शन को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है? आसूत जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए तो क्या सर इस आसूत जल को हम पी सकते हैं? प्यारे बच्चों, इस आसूत जल को हम पी तो सकते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है पानी के अंदर कुछ खनिज लवण होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। लेकिन आसूत जल में तो कोई आपका मिनरल्स नहीं होता, ये केवल प्यास बुझाने का काम करता है। तो याद रखना, जो आसूत जल है इसको पीने से कोई फायदा नहीं होता, पीने से कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नहीं होता, ये केवल प्यास बुझाता है, ये केवल प्यास बुझा सकता है। भाई ये केवल प्यास बुझा सकता है। चलो सर समझ में आ गई, ये केवल क्या कर सकता है? प्यास बुझा सकता है। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए कि पानी की अगर शुद्धता की बात की जाए, पानी की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो याद रखना, पानी की शुद्धता मापी जाती है पीपीएम में। किस में मापी जाती है? पीपीएम में मापी जाती है। और पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्टिकल पर मिलियन। प्यारे बच्चों, पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्टिकल पर मिलियन। पार्टिकल पर मिलियन कहने का मतलब मिलियन, आपके पार्टिकल के मिलियन अणु के अंदर कितने पार्टिकल हैं। तो जो आसूत जल होता है ना, आसूत जल की अगर बात की जाए तो आसूत जल का जो पीपीएम होता है, आसूत जल की शुद्धता होती है, वो क्या होती है? 0 पीपीएम होती है। कितनी होती है? 0 पीपीएम। उसके अंदर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स नहीं होता जो अशुद्धि के रूप में काउंट किया जा सके। तो आसूत जल होता है वो क्या होता है? 0 पीपीएम होता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या याद रखोगे? नेक्स्ट बहुत आसान सी बात है प्यारे बच्चों, कि वर्षा का जो जल होता है ना, वर्षा बारिश का जो जल होता है, वर्षा का जल, ये भी क्या होता है? आसूत जल होता है। क्या होता है? आसूत जल होता है। वर्षा का जल भी क्या होता है? आसूत जल होता है। लेकिन आपको पता है कि वायुमंडल में, भाई वायुमंडल में धूलकण मौजूद होते हैं, डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं, या अन्य गैसें भी मौजूद होती हैं। उसके कारण ये जो वर्षा का जल होता है ये क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? वायुमंडल में मौजूद धूल कणों के कारण ये अशुद्ध हो जाता है। भाई ये अशुद्ध हो जाता है। और वर्षा जल की अगर बात की जाए तो ये कितने पीपीएम का होता है? तो याद रखना, वर्षा का जल कितने पीपीएम का होता है? 250 पीपीएम का होता है। कितने पीपीएम का होता है? 250 पीपीएम का होता है। चलो सर, हर बात समझ में आ गई होगी कि आसूत जल की अगर बात की जाए, डिस्टिल्ड वाटर की अगर बात की जाए, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, ये आपका प्राप्त किया जाता है आसवन विधि से। प्रयोग कहां पर किया जाता है? बैटरी में प्रयोग किया जाता है। सर ये आपका घाव को धोने में प्रयोग किया जाता है, इंजेक्शन को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। इसके पीने से कोई फायदा नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ये था आसूत जल। नेक्स्ट दूसरा आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों? अगर दूसरे की बात की जाए तो हमने किसकी बात की थी? सॉफ्ट जल की बात की थी, सॉफ्ट वाटर की बात की थी प्यारे बच्चों। अब सॉफ्ट जल या मृदु जल क्या होता है? मृदु जल क्या होता है प्यारे बच्चों? आसूत जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम जैसे अगर खनिज मिला दिए जाएं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम
सोडियम मिलाने पर तैयार जल को क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं। भाई ऐसे आपके मिनरल्स मिलाने पर जो आपका जल बनता है उसी को क्या कहते हैं? हम आपका मृदु जल कहते हैं। भाई कोई भी आशुद्ध जल है या आप कह लीजिए कोई भी ऐसा पानी जिसमें आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम या अन्य जो आपके मिनरल्स होते हैं अगर वो पाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये पीने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है भाई। पीने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है भाई। पीने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है भाई। पीने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। आशुद्ध जल की अगर बात की जाए, आशुद्ध जल की शुद्धता, मृदु जल की अगर बात की जाए, तो मृदु जल की शुद्धता या मृदु जल की शुद्धता कितनी होती है? तो याद रखना 150 ppm होती है। कितनी होती है? 150 ppm होती है। प्योरिटी ऑफ सॉफ्ट वाटर तो कितनी होती है? 150 ppm होती है। याद रखना अगर इस जल की, मृदु जल की हार्डनेस, जो मृदु जल है इसकी अगर कठोरता की बात की जाए, हार्डनेस की बात की जाए तो कितनी होती है? 0 से 60 मिलीग्राम पर लीटर होती है। कितनी होती है? 0 से 60 मिलीग्राम पर लीटर होती है। कहने का मतलब अगर किसी पानी के अंदर 0 से 60 मिलीग्राम हार्डनेस है तो वो पानी क्या होता है? पीने योग्य होता है। इससे ज्यादा अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस मिले तो आपका इसका मतलब क्या होता है? वो पीने योग्य नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? वो पीने योग्य नहीं होता। तो मृदु जल की बात की जाए तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम मिलाने पर तैयार होता है, पीने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। और मृदु जल की अगर शुद्धता की बात की जाए तो कितनी होती है? 150 ppm। अगर कठोरता की बात की जाए तो कितनी होती है? 0 से 60 मिलीग्राम होती है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है। नेक्स्ट लिखिए प्यारे बच्चों, हार्ड वाटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ड वाटर, कठोर जल के बारे में पढ़ेंगे। कठोर जल के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। सर कठोर जल क्या होता है? वो जल जो साबुन के साथ जाग न दे उसको क्या कहा जाता है? कठोर जल कहा जाता है। तो सर ये जो जल होता है ये साबुन के साथ जाग नहीं देता, साबुन के साथ जाग नहीं देता भाई, साबुन के साथ जाग नहीं देता, लेकिन डिटर्जेंट जो होते हैं उनके साथ जाग देने का काम करता है। लेकिन डिटर्जेंट के साथ जाग देता भाई, डिटर्जेंट के साथ जाग देता है भाई। रह जाएगी बात ध्यान में, ये आपका साबुन के साथ जाग नहीं देता, डिटर्जेंट जो आपके सर्फ एक्सेल वगैरह होते हैं उनके साथ जाग देने का काम करता है। प्यारे बच्चों अगर कठोर जल की बात की जाए तो ये कहां पर मिलता है? तो याद रखना समुद्र, तालाब इत्यादि स्थानों पर क्या होता है आपका? ये पाया जाता है। समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है? हार्ड वाटर होता है। या जो तालाब वगैरह होते हैं तो उनका जल भी क्या होता है? हार्ड वाटर होता है। चलो सर ये बात हमें समझ में आ गई। अब एक आसान सी बात है भाई, जो हार्डनेस होती है ना, कठोरता होती है प्यारे बच्चों, वो 2 प्रकार की होती है। हार्डनेस की अगर बात की जाए तो ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है परमानेंट हार्डनेस, एक तो होती है प्यारे बच्चों परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस होती है। और दूसरी होती है प्यारे बच्चों टेम्परेरी। दूसरी कौन सी होती है? टेम्परेरी हार्डनेस होती है। 2 प्रकार की हार्डनेस होती है, एक परमानेंट होती है और दूसरी कौन सी होती है? टेम्परेरी होती है। चलो सर समझ में आ गई। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है? स्थायी कठोरता। क्या होती है? स्थायी कठोरता होती है। और अगर बात की जाए ये होती है अस्थायी कठोरता। ये क्या होती है? अस्थायी कठोरता।
प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है। कहां से पूछा जाता है? हार्डनेस से पूछा जाता है कि हार्डनेस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक परमानेंट और एक है टेम्परेरी होती है। तो दोनों की दोनों मैंने बता दी। प्यारे बच्चों परमानेंट हार्डनेस की अगर बात की जाए तो ये किसके कारण होती है? तो याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड के कारण होती है। पानी के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड के कारण, सल्फेट या क्लोराइड के कारण किस प्रकार की हार्डनेस होती है? तो याद रखना परमानेंट हार्डनेस होती है। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी पानी में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा तो पानी के अंदर जो हार्डनेस होगी वो कैसी होगी? परमानेंट हार्डनेस होगी। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण किसी पानी के अंदर क्या होती है प्यारे बच्चों? हार्डनेस होती है। दूसरा प्यारे बच्चों याद रखना, ये जो हार्डनेस होती है कैसे दूर की जाती है? तो याद रखना ये जो हार्डनेस होती है ये दूर की जाती है परम्यूटेट विधि के द्वारा। एक तो होती है परम्यूटेट विधि, परम्यूटेट विधि के द्वारा, या फिर इसको दूर किया जाता है काल्गन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? काल्गन विधि के द्वारा। काल्गन विधि के द्वारा दूर किया जाता है। और तीसरा होता है प्यारे बच्चों इसको दूर किया जाता है आसवन विधि द्वारा। किसके द्वारा? आसवन विधि से भी, आसवन विधि से भी हम क्या कर सकते हैं? परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। भाई समझ में आई? सिंपल सी बात है। क्या बताया मैंने कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको हम या तो परम्यूटेट विधि के द्वारा या फिर हम काल्गन विधि या आसवन विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। चलो सर ये बात हमें समझ में आ गई। अब प्यारे बच्चों एक बात समझो छोटी सी, लास्ट हमारे पास क्या बची कि जो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस होती है, अस्थायी कठोरता होती है प्यारे बच्चों, वो किसके कारण होती है? अगर अस्थायी कठोरता की बात की जाए प्यारे बच्चों तो अस्थायी कठोरता होती है हमारे पास कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के कारण। कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जो हार्डनेस होती है, जो आपकी कठोरता होती है उसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उसको कहा जाता है टेम्परेरी हार्डनेस। क्या कहा जाता है? टेम्परेरी हार्डनेस कहा जाता है। चलो सर ये समझ में आ गई। मैंने क्या कहा? क्लोराइड और सल्फेट के कारण परमानेंट, और आपका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण कौन सी होती है? तो सर टेम्परेरी हार्डनेस होती है। प्यारे बच्चों जो ये हार्डनेस होती है इसको दूर कैसे किया जाता है? तो सर टेम्परेरी हार्डनेस को तो हम कैसे दूर कर सकते हैं? एक तो हम कर सकते हैं उबालकर। कैसे कर सकते हैं? पानी को उबालकर। और दूसरा कर सकते हैं प्यारे बच्चों कलारक विधि के द्वारा। किसके द्वारा? कलारक विधि के द्वारा। या हम किसका प्रयोग करके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके, बुझे हुए चूने का प्रयोग करके, बुझे हुए चूने का प्रयोग करके इसको दूर किया जा सकता है। बुझे हुए चूने का प्रयोग करके इसे क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। चलो सर समझ में आ गई। देखो छोटी सी बात थी, हार्डनेस दो प्रकार की, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट क्या होती है? जो आपकी लंबे समय तक बनी रहे, जो लंबे समय तक बनी रहे वो परमानेंट होती है प्यारे बच्चों। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होते हैं। इसको दूर किया जाता है परम्यूटेट, काल्गन या आसवन विधि के द्वारा। इसे दूर किया जाता है उबालकर या कलारक विधि के द्वारा। नोट करके एक पॉइंट लिखना है प्यारे बच्चों, पानी के अंदर चाहे परमानेंट हार्डनेस हो या टेम्परेरी हार्डनेस हो, अगर दोनों ही प्रकार की हार्डनेस को दूर करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखना Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। याद रखना किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करके, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करके, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करके हम स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की हार्डनेस, परमानेंट एवं
परमानेंट एवं टेम्परेरी हार्डनेस दोनों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए वो कौन सा आपका कंपाउंड है या वो कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग करके हम दोनों ही प्रकार की हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वो कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na2CO3। चलो सर समझ में आ गई, ये कहानी समझ में आई, बिल्कुल सर सारी की सारी बातें हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए एक लास्ट टाइप बचती है प्यारे बच्चों, कौन सा, बाहरी जल। कौन सा बचता है, बाहरी जल बचता है। प्यारे बच्चों अगर बाहरी जल की अगर बात की जाए तो बाहरी जल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना बाहरी जल, इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। इसे ड्यूटेरियम D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है भाई, के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों सेकंड बात क्या है, अगर भारी जल की बात की जाए तो इसका प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टरों में, जो आपके मंदक होते हैं उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर भारी जल की बात की जाए तो प्यारे बच्चों इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना भारी जल की खोज की थी यूरे नामक साइंटिस्ट ने। इसकी खोज किसने की थी, यूरे नामक साइंटिस्ट ने की थी, अंडरलाइन कर दिया है, याद रखना है। इसकी खोज किसने की थी, यूरे नामक साइंटिस्ट के द्वारा। प्यारे बच्चों इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए पानी के 6000 अणुओं की, 6000 अणुओं में से एक अणु, 6000 अणु में से एक अणु भारी जल का होता है भाई, एक अणु भारी जल का होता है भाई। पानी के अगर 6000 अणु हैं तो उनमें से एक अणु किसका होगा, भारी जल का होता है भाई, भारी जल का होगा। कैसे, मान के चलो हमारे पास वाटर के कितने अणु हैं, 6000 अणु है वाटर के, उनमें से एक अणु क्या होगा आपका, भारी जल का होगा। इसको क्या कहा जाता है, ड्यूटेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यूटेरियम है ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यूटेरियम है ऑक्साइड कहा जाता है। अगर बात की जाए भारी जल की प्यारे बच्चों तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, अगर इसके क्वथनांक की बात की जाए तो याद रखना प्यारे बच्चों इसका क्वथनांक होता है 101 पॉइंट। इसका जो क्वथनांक होता है ना वो कितना होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है, 101.24 डिग्री सेल्सियस होता है, 101.24 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आई बात, बिल्कुल सर समझ में आ गई। लास्ट इसको कैसे बनाया जाता है या इसके कहां से, तो याद रखना भारी जल को कहां पर तैयार किया जाता है, तो उड़ीसा के तलचर में इस जल को तैयार किया जाता है भाई, इस जल को तैयार किया जाता है, इस जल को कहां पर बनाया जाता है, उड़ीसा के तलचर में। याद रख लेना, अंडरलाइन कर देता हूं सर, ये कहां पर बनाया जाता है, तो उड़ीसा के तलचर में बनाया जाता है। कहां पर बनाया जाता है, उड़ीसा के तलचर में। और किस विधि से बनाया जाता है, तो याद रखना वो विधि कौन सी है जिससे भारी जल बनाया जाता है, तो याद रखना सर वो विधि होती है विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि से इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है भाई, विद्युत अपघटन विधि से इसको तैयार किया जाता है। समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आ गई सर। एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका, 101.24। अगर नॉर्मल वाटर की अगर बात की जाए तो नॉर्मल वाटर का
बॉइलिंग पॉइंट होता है प्यारे बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको ध्यान रखना था प्यारे बच्चों। आज जो हमने पढ़ा एक बार जल्दी से मैं 1 मिनट के अंदर आपको बता देता हूं। जल से संबंधित हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि जल का रासायनिक सूत्र आपका H2 होता है, कार्बनिक अकार्बनिक होता है, अणुभार 18 होता है। इसकी संरचना कोणीय होती है और अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। 4 प्रकार का जल होता है, ये बात बताई थी। एक पॉइंट और लिख लेना अगर लिखना चाहो तो आप अपनी कॉपी में, कि जो भारी जल होता है उसका अणुभार लिख लीजिए। भारी जल का अणुभार कितना होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखना 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लिए हमको यही पढ़ना था। ये हमारे कुछ एप्लीकेशन पे बैच चले हुए हैं। आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए हमारा टारगेट बैच है। सीजीएल सीएचएसएल के लिए हमारा संकल्प बैच है। एएलपी टेक्नीशियन के लिए हमारा पायलट बैच है। आर्मी अग्निवीर के लिए भी हमारा बैच चला हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस बैच में एनरोल करे, अपनी तैयारी को बेहतर करे। भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।